हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए दूसरे मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इस टेस्ट में पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन होंगे। तो साथ ही जैसा कि पढ़ाई के साथ साथ हमें टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि हमें खुद मालूम होता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। हम खुद से अपने आप को एनालिसिस करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमसे कुछ गलती होता है, जिस टाइप के सवाल हमसे नहीं हो पाता है, तो हम उस टेस्ट के माध्यम से हम वो क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और वो टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। इसीलिए तो साथ ही आपको लाइव टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लास में जो हम दूसरे टेस्ट को डिस्कस करेंगे, ये साथ ही डायरेक्ट आपके मॉक टेस्ट के सवाल होंगे जो हमेशा बनते हैं और 2025 में इस बार आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बन रहे हैं। तो ये टेस्ट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, प्लस आपकी तैयारी के लेवल के अनुसार होंगे। जैसे ग्रुप डी के में सवाल पूछे जाते हैं ना, उसी लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में हमने तैयार किया है। तो ये टेस्ट आप जरूर दीजिए। अपने परीक्षा से पहले सारे प्रश्नों को तैयार करिए और अपनी तैयारी को जो है वो मजबूत बनाइए। जिससे क्या होगा साथी कि आप जब कंप्यूटर के सामने बैठे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। जो भी सवाल आपके सामने आए आप उसे आसानी से हल कर सके। पहले तो साथी पेपर का जो पैटर्न होगा बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा जो इस क्लास में हम लोग दूसरे मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, तो आपका पेपर 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगले मंथ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तैयार रहेगा इसके लिए। तो चलिए आज इस दूसरे मॉक टेस्ट को डिस्कस करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। तो एक क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर। ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है? तो अनुच्छेद 44 में है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 219 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी यह किससे बनी थी? बताइए साथी, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी यह किससे बनी थी? तो बलुआ पत्थर से बनी थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4। एटलस पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। ममलुक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? बताइए, ममलुक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली का सल्तनत था या दिल्ली का सुल्तान था? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा था? बताइए साथी, किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा था? तो तानसेन ने। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण लार्वा के बाद को क्या कहा जाता है? बताइए, तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण यानी लार्वा के बाद को क्या कहा जाता है? तो साथ ही प्यूपा बोला जाता है ना। सी ऑप्शन प्यूपा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। डैश यानी किस वायसराय द्वारा
प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। बताइए साथी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। पैंगोंग सो झील भारत और किस देश द्वारा साझा किया गया जल निकाय है? बताइए साथी। पैंगोंग सो झील भारत और किस देश द्वारा साझा किया गया जल निकाय है? तो याद रखिए दोस्त, भारत और चीन द्वारा साझा किया जल निकाय है पैंगोंग सो झील। तो सी ऑप्शन चीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव त्रिशूर शहर के वडक्कू नाथन मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। यानी साथी किस त्रैमासिक या साप्ताहिक या हर साल या मासिक में आयोजित किया जाता है जो केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव है, जो कि त्रिशूर शहर के वडक्कू नाथन मंदिर में। तो साथी याद रखिएगा, हर साल आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का एक अभिन्न घटक नहीं है? बताइए। MS ऑफिस 365 सूट का एक अभिन्न घटक नहीं है, तो कौन नहीं है? तो याद रखिए साथी, MS एक्सेल नहीं है। तो यहाँ से क्या बनेगा? MS पेंट नहीं है भाई, जो MS पेंट होता है यह नहीं है भाई। याद रखिएगा, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? बताइए साथी। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? भाई हमसे भी गलती हो जा रहा है मॉक टेस्ट के सवाल, याद रखिएगा साथी। बताइए, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो सर जी शुक्र और बुध, ये दोनों के बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित युग्मों में से झीलों और जिन राज्यों में वे स्थित हैं उनमें से कौन सा एक गलत सुमेलित है? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ये सवाल आप बताइए भाई। जैसे चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, हमें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। सुल्तानपुर झील हरियाणा में स्थित, लेकिन कोलेरू झील भाई महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? 1940 के दशक में तैयार की गई निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर तैयार की गई थी? बताइए, 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर तैयार की गई थी? तो सर जी कृष्णामाचारी रिपोर्ट थी, बी ऑप्शन कृष्णामाचारी रिपोर्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 क्या बनेगा राइट आंसर? दासबोध मुख्य रूप से ये किसके लेखन और उपदेशों का संकलन है? बताइए, दासबोध मुख्य रूप से किसके लेखन और उपदेशों का संकलन है? तो याद रखिए, समर्थ रामदास के लेखन और उपदेशों का संकलन है दासबोध है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम में निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? बताइए साथी, ऐसी कौन सी नदी है जो कि सिक्किम में निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश देश में प्रवेश कर जाती है? बताइए। तो याद रखिए तीस्ता नदी है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। एक मुद्रा की दूसरा मुद्रा के संदर्भ में कीमत को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को किस रूप में जाना जाता है? तो विदेशी विनिमय दर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं, ये किस वादक को 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी।
तो याद रखिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं जो कि साथ ही वायलिन वादक हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? बताइए साथी। तो सत्रिया जो कि असम के है, यह एक नाटक प्रदर्शन कला है। सत्रिया जो है जो साथी असम है ना, ये एक नाटक प्रदर्शन कला होता है। इसमें यह डांस वांस नहीं किया जाता। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे, नाटक दिखाया जाता है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बताइए? तो तवांग मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद 23 के तहत रखा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक निरपेक्ष है? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो सर जी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। ओजोन वायुमंडल के किस परत में सबसे अधिक सकेंद्रित है? ओजोन वायुमंडल की किस परत में सबसे अधिक सकेंद्रित है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। संतुलन राष्ट्रीय आय तब होती जब कुल आपूर्ति किसके बराबर होती है? बताइए साथी। संतुलन राष्ट्रीय आय तब होती है जब कुल आपूर्ति कुल मांग के बराबर होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? तो साथी रेलवे के पेपर में एकाक 2-3 सवाल तो भाई कंप्यूटर से भी आ जाते हैं। ओके बताइए MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? तो इफेक्ट नहीं था भाई। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर बनाया गया है? तो सर जी महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक 2001 से लेकर 2011 विकास दर इसके बोलने वाले थे? बताइए साथी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थे? तो साथी याद रखिए उर्दू वाले कम थे भाई। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। वास्को डी गामा 1798 में कहाँ पर आया था? बताइए। वास्को डी गामा 1498 में तो कहाँ पर आया था? तो साथी कालीकट में आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है? जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। बताइए साथी। मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है? जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो साथी याद रखिएगा प्लाज्मा कहा जाता है भाई। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? बताइए साथी इनमें से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ओजोन क्या उत्कृष्ट गैस है? नहीं है सर जी। हीलियम है, लग तो रहा है। हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन भी नहीं है। तो सर जी हीलियम क्या उत्कृष्ट गैस है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। शिशु मृत्यु दर एक शिशु की उसके कौन से जन्मदिन से पहले मृत्यु हुई है? बताइए साथी। तो भाई याद रखिए शिशु मृत्यु दर एक शिशु की उसके पहले जन्मदिन से पहले मृत्यु हुई है। ठीक है
डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह एक हिस्सा है, बताइए साथी कौन सा है, बताइए। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह एक हिस्सा बीजापुर में है, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 33 को, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के प्रावधान को निम्नलिखित में से एक रूप में सौंपा गया है, बताइए साथी। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के प्रावधान को किसके एक रूप में सौंपा गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को, डैश ये कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए साथी। तो अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ऑप्शन यहाँ से अवध बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आप डेली क्लास लेंगे साथी। यदि आपका भी टारगेट 17 नवंबर है तो पहले तो सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, क्योंकि साथी जो भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देने क्लास में, समझिए आपके लिए भाई रामबाण होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइए साथी। भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो सर जी अनुच्छेद 29 के तहत आता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का किस अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित है, बताइए दोस्त। तो सर जी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से रिलेट यानी संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 37 को, 272 268 से लेकर 231 ईसा पूर्व के दौरान किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे, बताइए साथी। 272 से 268 से लेकर 231 ईसा पूर्व के दौरान किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे, तो साथी याद रखिए अशोक ने ऐसा काम करवाया था, ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 38, करों को या व्यय को सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है, तो साथी याद रखिएगा करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर सरकारी घाटों को कम किया जा सकता है, तो साथी करों को बढ़ाकर या खर्च व्यय को खर्चा होता है या खर्चों को घटाकर सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया जिसे क्या कहा जाता है, बताइए साथी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, तो उसे क्या कहा जाता है, तो सर जी धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 को, कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए। कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उगादी के नाम से, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से बी वर्तनिकी का जनक कौन है, तो साथी बी वर्तनिकी का जनक कौन है, बताइए। तो याद रखिए अल्फ्रेड वेगनर है, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42, क्या राइट आंसर होगा। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में कहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था, तो सर जी कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंडिया क्विट मूवमेंट कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, ये भी तारीख याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? तो साथी कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? तो याद रखिएगा गंगा नदी भाई। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? बताइए साथी, किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो सर जी यूराल को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 को। फूमदी एक तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में किस झील की अनूठी विशेषता है? बताइए, फूमदी एक तैरता हुआ द्वीप है या किस झील की अनूठी विशेषता है? तो सर जी लोकटक झील की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों को उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों को उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा करता भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 47। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बैरोमीटर का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 53 है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कागज रहित दुनिया की पहली सरकार बन गई? बताइए, कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कागज रहित दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो दुबई शहर बन चुकी है भाई। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आज दूसरे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताइए साथी, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो याद रखिए 1975 में। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी 50 क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो चुका। तो अब बताइए साथी, आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? अपना अपना स्कोर बताइए कि आप सभी कितना स्कोर आज की सेशन से। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आप पहले तो 50 क्वेश्चन तैयार किए होंगे और आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। बताइए साथी, किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार का समस्या इस क्लास को हल करने में? तो लगातार क्लास साथी आप सभी के बीच आएगी। आपको डेली क्लास लेना है। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करिएगा। ओके, बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम क्लास देंगे। पूरे मेहनत के साथ यहाँ पे मेहनत हो रही है। बस आप सभी को उठना है और अपने लक्ष्य को अब भेदना है। जब तक साथी आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त मिलता तब तक आप भागते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। वही आपको 4 विषय पढ़ना है, रीजनिंग, साइंस, मैथ, जीके, यही 4 सब्जेक्ट है। यदि आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं आप सब एग्जाम को पास कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो डेली क्लास लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।